अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ICS सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ आइडेंटिफायर। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ आइडेंटिफायर। क्या होता है जी आइडेंटिफायर? द आइडेंटिफायर इज़ द नेम गिवन टू द वेरिएबल, कांस्टेंट, टाइप, फंक्शन और लेबल इन द प्रोग्राम। यानी देखिए आपके प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं, लेबल्स होते हैं। तो उनको आप कोई ना कोई अच्छा सा नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंट एक्स करते हैं ना, तो वो एक्स क्या है? बेसिकली उसका नाम है वेरिएबल का और उसी को हम आइडेंटिफायर कहेंगे। आप एक्स की जगह कोई और अच्छा सा नाम भी रख सकते हैं, कोई लॉजिकल सा नाम रख सकते हैं। तो ये आइडेंटिफायर होते हैं नेम्स जो आप इनको लॉजिकली असाइन करते हैं। इसी तरह इट मे कॉन्सिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बट द फर्स्ट कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। आप इसके लिए जब भी आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं कि जितनी मर्जी आप कैरेक्टर रख सकते हैं, लेकिन वो आपको बाउंड कर देता है। जो उसके फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स है ना, वो उसमें से उठा लेगा, वही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और उनको पिक कर लेगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स आर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आइडेंटिफायर्स की। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। क्या होता है जी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर? टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज स्पेशल मीनिंग इन सी इज नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। देखिए ऐसे आइडेंटिफायर्स जिनका ऑलरेडी कोई स्पेशल मीनिंग होता है और ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं सी कंपाइलर में, जिन्होंने ये डेवलप किया सी कंपाइलर, उन्होंने ऑलरेडी पहले से कुछ आइडेंटिफायर्स बना दिए। अब आप उन बने बनाए आइडेंटिफायर्स को यूज़ करते हैं, तो वो ज़ाहिर है किसी पर्पस के लिए डिफाइन कि उनका कोई ओरिजिनल पर्पस भी होगा। तो उनको आप अगर आप उनको रीडिफाइन करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी फंक्शनैलिटी ओवरराइट हो जाएगी। तो नॉर्मली उनको फिर रीडिफाइन नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ये कहलाते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। उसके बाद कुछ आ जाते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। जिस तरह मैंने अभी इंट एक्स की आपको एग्जाम्पल दी, ठीक है। ये जो एक्स है ये आपका यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा, जो आपने बनाया, जो प्रोग्रामर बना रहा है अपनी ज़रूरत के तहत। द टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर इज नोन एज यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा, और इसमें आप क्या स्टोर करते हैं? इसमें आप डाटा और प्रोग्राम के रिजल्ट्स वगैरह स्टोर करते हैं। और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, नम, इंट नम कर सकते हैं आप, इंट एज कर सकते हैं, इंट मार्क्स कर सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कीवर्ड। क्या होता है जी कीवर्ड? कीवर्ड इज अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। ये अक्सर रिपीट होकर आता रहता है एग्जाम में। और तो कीवर्ड देखिए आपकी जो सी लैंग्वेज है, इसमें आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स पहले से डिफाइंड हैं, आप उन्हीं में रहकर प्रोग्रामिंग करते हैं। तो एक ऐसा वर्ड है जो प्री डिफाइंड है, इसका कोई प्री डिफाइंड पर्पस। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये प्री डिफाइंड है और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं, और इन्हीं को आप कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। इस तरह से ना कीवर्ड्स का एक सेट होता है इसमें आपकी सी लैंग्वेज में, उसी में रहकर आपने तमाम प्रोग्राम्स डेवलप करने होते हैं। इट इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। जो सी कंपाइलर जिसने डेवलप किया, ये उसी ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए, आप इनको रीडिफाइन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज और रीडिफाइन इट। ठीक है। इसकी कोई एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, इफ, व्हाइल, इंट, कॉन्स्ट, ये इसकी कुछ कीवर्ड्स यहाँ एग्जांपल्स के तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास हाउ कैन यू डिफरेंशिएट अ कीवर्ड फ्रॉम आइडेंटिफायर। आप कीवर्ड को आइडेंटिफायर से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कि keywords are the words that have predefined meaning and purpose. The identifiers are used by the user. Keywords जो हैं वो predefined होते हैं, ठीक है, जबकि identifiers जो हैं वो normally user defined होते हैं। यूज़र उसको नए सिरे से डिफाइन करते हैं। राइट। नेक्स्ट आपका है what is a variable। ये भी important है, ठीक है, इस पे भी लगा लें। what is variable, why it is used। वेरिएबल एक named memory location है मेमोरी में। देखें आपकी जो मेमोरी होती है, रैम की बात हो रही है, ये तमाम वेरिएबल्स वहाँ पर क्रिएट होते हैं और इसमें मेमोरी लोकेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी सपोज रैम है, मैंने बनाई है, कितनी मेमोरी लोकेशन है इसकी? 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये आपकी रैम है 5 मेमोरी लोकेशन की, लेकिन इस तरह से नहीं होता। आपकी रैम जो होती है 1 गीगाबाइट की अगर है तो उसमें 1 गीगा मेमोरी लोकेशन है, या 1 बिलियन, गीगा से मुराद है बिलियन।
तो ये तो वेरिएबल बेसिकली इसमें से कोई एक मेमोरी लोकेशन वेरिएबल को असाइन हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं जब करता हूँ इंट x, तो ये x जो है ये जगह अब x को एलोकेट हो गई, सपोज रैंडमली एलोकेट हो जाती है, ये x को एलोकेट हो गई और ये एक वेरिएबल इसका एक नाम जो रख दिया गया वो क्या है, x है इस मेमोरी लोकेशन। तो वेरिएबल इज नेम्ड मेमोरी लोकेशन, आपने इस मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे दिया अच्छा सा, तो इसको कहा जा रहा है नेम्ड मेमोरी लोकेशन। इसको मेमोरी सेल भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स It is used to store programs input data and manipulate and its manipulation results. आप इसमें आप प्रोग्राम का इनपुट डाटा भी स्टोर कर सकते हैं और जो कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स हैं वो भी जो कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपके सामने आते हैं, आप उनको स्टोर कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज, इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी x की वैल्यू 5 होगी, कभी 10 होगी, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल स्टार्ट आपने लिया, इनिशियलाइज किया 5 से और बाद में इसमें कोई और रिजल्ट आ गया, 10 हो गया, 15 हो गया और व्हाटएवर, तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हाउएवर द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज, लेकिन जो नेम है ना वो एक दफ़ा जो आपने रख दिया x ही रहेगा, वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है जी डिफाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन? देखिए ये जो मैंने अभी इंट x किया है ना, ये यहाँ पे स्पेस है, इंट और x के दरमियान स्पेस है। ठीक है, ये दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, और इसमें डिक्लेरेशन में यहाँ एंड पे टर्मिनेटर भी लगाते हैं, तो ये आपकी डिक्लेयर हो गया एक वेरिएबल, और इसका नाम रख दिया आपने x और इसकी टाइप स्पेसिफाई कर दी इंटीजर, तो ये कहलाती है वेरिएबल डिक्लेरेशन। और वेरिएबल डिक्लेरेशन की वजह से ही आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है एक वेरिएबल। आपको पता है जितनी भी वेरिएबल्स है ना आपके प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं वो सब मेमोरी कंज्यूम करते हैं, 2 बाइट 4 बाइट और व्हाटएवर जो भी इनका साइज है। नेक्स्ट, व्हाई इज सी नोन एज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। देखिए सी को हम स्ट्रांगली टाइप्ड की लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि आपकी सी प्रोग्राम में वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने से पहले उनको डिक्लेयर करना मस्ट है। जिस तरह अभी मैंने डिक्लेरेशन एग्जांपल दी इंट x इंट y, तो ये डिक्लेयर करना मस्ट है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आप x y को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते बगैर डिक्लेयर की, इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें आपको डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट x y ABCD को यूज कर सकते हैं, तो जो C है इसमें जरूरी है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। इट मींस वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड। अगर आप इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे तो कंपाइलर एरर देगा। नेक्स्ट आपका है जनाब हाउ आर वेरिएबल डिक्लेयर्ड, कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं? ऑब्वियसली बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जब आप इसमें स्पेसिफाई करते हैं वेरिएबल नेम, आपका फॉर एग्जांपल आपने इंट y किया तो आपने इसका नेम स्पेसिफाई कर दिया x, और एंड इट्स डेटा टाइप, साथ में आपने इसकी डेटा टाइप भी डिफाइन कर दी। डेटा टाइप क्या होती है कि जिस टाइप का डाटा इस x में स्टोर होगा, अब आपने इसकी x की डेटा टाइप क्या रख दी, इंट रख दी। अब आप इस x में सिर्फ इंट टाइप का डाटा, इंटीजर टाइप का डाटा आ सकता है, इसमें कैरेक्टर्स या फ्लोट वैल्यूज का पॉइंट डेसिमल पॉइंट वैल्यूज का डाटा नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये अब आपने इसको बाउंड कर दिया। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर देखें इंट मार्क्स डिक्लेयर किया वेरिएबल, फिर उन्होंने फ्लोट एवरेज, एक ये भी एक वेरिएबल, ये डिफरेंट टाइप का है और ये डिफरेंट टाइप का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। देखिए जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में जस्ट आप नेम और टाइप वेरिएबल की स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन जो डिफाइनिंग है ना वेरिएबल डिफाइनिंग, उसमें एक तीसरा काम भी हो रहा होता है। उसमें न सिर्फ नेम और टाइप भी स्पेसिफाई हो रही होती है, बल्कि साथ साथ उसकी जो मेमोरी है ना, यहाँ पर मेमोरी भी साथ साथ एलोकेट हो रही होती है। तो आम जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसमें मेमोरी एलोकेट नहीं होती, बल्कि जस्ट टाइप और नेम उसका स्पेसिफाई होता है। लेकिन डेफिनेशन, वेरिएबल की जब डेफिनेशन होती है उसमें तीनों चीज़ें हो रही होती हैं, नाम भी, ठीक है, उसकी टाइप भी, और मेमोरी आपकी मेमोरी लोकेशन जो है वो भी आपकी सेट हो रही होती है। नेक्स्ट आपका ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। हाउ इज अ वेरिएबल इनिशियलाइज्ड? प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। देखिए जब आप वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने
तो आपने उसी वक्त वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मैंने देखें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int x और int x लिखते हुए साथ ही मैंने इस डिक्लेयर करते हुए साथ ही मैंने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया 0 से। ठीक है, अब देखें ये वेरिएबल जो है ये इनिशियलाइज भी हो गया, ना सिर्फ डिक्लेयर हुआ बल्कि इनिशियलाइज भी हो गया और इसमें मैंने इज इक्वल टू का साइन यूज किया और साथ में वैल्यू यूज किया। तो हम अक्सर वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर देते हैं ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना आए। अब गार्बेज वैल्यू क्या होती है अभी अब देखते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ साइनिंग ये हो चुका है। द इक्वल साइन इज यूज्ड, यस, इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। वेरिएबल नेम इज रिटन, देखें आप जब भी इनिशियलाइज करते हैं तो लेफ्ट साइड पर वेरिएबल का नेम होता है और राइट साइड पर वैल्यू होती है। ये कभी उलट नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता 0 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, दिस इज मीनिंगलेस, तो इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। तो कंटेनर जो x एक कंटेनर है जो कोई वैल्यू होल्ड कर रहा होता है, इसको हमेशा लेफ्ट साइड पर ही होना चाहिए। राइट, व्हाट इज गार्बेज वैल्यू? गार्बेज आपको पता है कूड़ा करकट को कहते हैं और यहाँ पर क्या मुराद है, अगर आप ये इनिशियलाइजेशन वाला काम नहीं कराते ना स्टार्ट में, तो ये जो x आपने डिक्लेयर किया इसमें ऑलरेडी कोई ना कोई वैल्यू पहले से पड़ी होती है x में, और वो जो वैल्यू है वो आपके लिए यूजलेस है, वो उसे कहते हैं गार्बेज, और उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे, गार्बेज को इनिशियलाइज करके रिमूव नहीं करेंगे, तो आपके मिसलीडिंग रिजल्ट्स आएंगे, रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ प्रोग्राम। तो अक्सर हम डिबगिंग जब करते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम देखते हैं कि शायद हमने कोई वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया, तो वो कहीं से गार्बेज उठा रहा है। तो कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली एलोकेट्स द रिक्वायर्ड मेमोरी फॉर द वेरिएबल व्हेन इट डिक्लेयर्ड। तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देता है मेमोरी, डायनामिकली रैम से कोई मेमोरी लोकेशन उठाता है, उसको एलोकेट करता है। उसमें हो सकता है पहले से कोई चीज़ पड़ी हो उस जगह पर, उसको वो क्लियर नहीं करता, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, क्लियर करने का मैकेनिज्म नहीं है, वो आपको खुद ही क्लियर करना पड़ता है। द मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन, उसमें ऑलरेडी कोई वैल्यू हो सकती है मीनिंगलेस, और उसी को कहा जा रहा है गार्बेज वैल्यू। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है राइट एनी 3 रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। कुछ 3 रूल्स आप बताएं डिक्लेयर करने के। देखिए यहाँ पर 3 रूल्स उन्होंने डिस्कस किए। एक तो ये कि आपके वेरिएबल करेक्टर जो होता है उसमें मस्ट बी लेटर, जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसमें करेक्टर या लेटर जो है वो लाजमी होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, और उसमें कोई ब्लैंक स्पेस जो है वो अलाउ नहीं है। अगर आप ब्लैंक स्पेस देंगे तो वो अलाउ नहीं है वेरिएबल में। और दूसरी बात, रिजर्व वर्ड्स भी आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिजर्व वर्ड्स क्या हैं आपके, इंट, फ्लोट, वॉइड, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। मैं अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहूँ इंट, ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहूँ, इंट के बाद मैंने दोबारा से इंट रख दिया, मैं चाहता हूँ इंट के नाम से ही कोई वेरिएबल बन जाए, कहेगा नो, ये जो इंट है ये रिजर्व्ड है, रिजर्व वर्ड है, आप इस दोबारा इसको क्यों यूज कर रहे हैं, रीडिफाइन नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो ये रिजर्व वर्ड है या कीवर्ड है। इसके अलावा आप जो है वो क्या कहते हैं, आप इसमें अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल इसकी जगह मैं लिख देता हूँ x अंडरस्कोर 1, तो दिस इज फाइन। ठीक है, लेकिन आप इस अंडरस्कोर की जगह स्पेस यूज नहीं कर सकते, आपको लाजमी स्पेस के बजाय आपने अंडरस्कोर दे दें तो बेहतर है। आप देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल दी हुई हैं वैलिड वेरिएबल्स की। दिस इज आल्सो फाइन, एरिया दिस इज आल्सो फाइन, ये भी ठीक है, यहाँ स्पेस के बजाय अंडरस्कोर दे दिया। मैक्स स्पीड, मार्क्स 1, देखिए इन्होंने कैसे दिया, मार्क्स के आगे 1 लगा दिया, लेकिन मार्क्स 1 से, लेकिन आप स्टार्ट नहीं कर सकते 1 से। ठीक है, एंड तो कर सकते हैं, 1 2 3 से एंड कर सकते हैं, मगर स्टार्ट नहीं ले सकते। यह बात आपने याद रखनी, स्टार्ट में हमेशा कोई अंडरस्कोर हो सकता है या फिर कोई करेक्टर या लेटर हो सकता है। नेक्स्ट, गिव एनी एग्जांपल इनवैलिड वेरिएबल्स के क्या है। देखिए ये आपका इनवैलिड है, क्यों, स्पेस आ रही है। डबल क्यों इनवैलिड है, क्योंकि डबल इज अ कीवर्ड, रिजर्व वर्ड है, ऑलरेडी डबल की डाटा टाइप, जिस तरह इंट डाटा टाइप है, इसी तरह इंट के बाद लॉन्ग आती है, फ्लोट आती है, डबल, ये सब डाटा टाइप्स हैं और ये कीवर्ड्स हैं, तो ये आप नहीं रख सकते। इसी तरह ये भी आपका जो है वो रॉन्ग है। वाई, क्योंकि एक स्पेशल सिंबल आप यूज करते हैं, ये आपका इसमें कोई अलाउ नहीं करता।
आप इसमें एक ये जो है ना डॉट नहीं लगा सकते, आपने लगाना है तो अंडरस्कोर लगाएं। दूसरी बात, आप न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं ले सकते, ठीक है, ये आपके इनवैलिड, ये भी एग्जाम पे आ जाता है समटाइम्स। नेक्स्ट, डिफाइन कांस्टेंट। कांस्टेंट देखिए ऐसी क्वांटिटी है दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जिसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, कांस्टेंट हम अक्सर इसमें डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आप पाई की वैल्यू यूज करते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416। अगर आप पाई की वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं, मैंने बताया था आपको, हैश डिफाइन करके और आगे लिख दें आप पाई, और यहाँ पे वैल्यू इसकी लिख दें, जो भी वैल्यू है इसकी 3.1416, जो भी आप लिखेंगे ना लंबी सी वो वैल्यू। अब इसको आपने एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाना इसमें, क्योंकि ये वॉइड मेन से बाहर है। अब ये क्या है, दिस इज कांस्टेंट। ये पाई जो है ना, जहाँ जहाँ प्रोग्राम में आप पाई यूज करेंगे, पीआई यूज करेंगे, वहाँ वहाँ ये जो वैल्यू उठा लेगा ऑटोमेटिकली, और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। आप इस पाई को अब इसमें वैल्यू इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते प्रोग्राम में, कहीं कि पाई की वैल्यू को 4 कर दें आप प्रोग्राम के दौरान, नहीं। क्यों, वाई? क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी इसको डिफाइन कर चुके हैं वॉइड मेन से पहले कांस्टेंट के तौर पर। इसे कहते हैं कांस्टेंट डिफाइन करना, राइट। तो ये जो कांस्टेंट होता है ना, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। यहाँ पर आप इसके डिफरेंस को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर इंटीजर कांस्टेंट्स। क्या होते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट्स के क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए। देखिए, आपको पता है वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। आप जब इंट एक्स करते हैं, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5। अब ये 5 क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट। ये जो 5 है दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल। तो अब ये जो आपका वेरिएबल है, ये चूंकि इंटीजर टाइप का है, इसमें हमेशा इंटीजर कांस्टेंट ही आ सकता है, इसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं आ सकता। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं पॉइंट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल 5.1 एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। आप इसमें इस जगह पर int x इक्वल टू 5.1 नहीं कर सकते, वाई? बिकॉज दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। यहाँ पर सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट ही आ सकता है। इसी तरह अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को स्टोर कराना है तो उसके लिए आपको फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल फ्लोट टाइप का मैं बनाता हूँ, फ्लोट y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप रख सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट का 5.0 कर दें, 5.1 कर दें, ठीक है, वट एवर। तो ये अब आपका एक ये सेमीकोलन एंड पर, तो ये अब आपका जो है वो एक तो डिफरेंट टाइप्स के कांस्टेंट्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट। इसी तरह कैरेक्टर कांस्टेंट भी होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर कहाँ होता है, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में ऑब्वियसली। ये देखिए मैं बना देता हूँ, CHAR, क्या है जी CHAR 4, ये है कैरेक्टर की डेटा टाइप। और आगे मैं ले लेता हूँ CH, ये वेरिएबल का नाम रख दिया। और इसमें अगर मैं स्टोर कराना चाहूँ, मैं इसमें जनाब वाली इसमें मैं A स्टोर कराना चाहता हूँ, ठीक है, इस कैरेक्टर टैग के वेरिएबल में A, और वो आप सिंगल कोट्स के साथ करते हैं। तो ये जो A है ये क्या है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो डिफरेंट इसमें ये कोटेशन मार्क्स है, यहाँ आप इसको रीड कर सकते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क यूज करते हैं इसके लिए। तो ये बेटा डिफरेंट टाइप्स के ये कांस्टेंट्स होते हैं जो वेरिएबल के अंदर स्टोर होते हैं। वेरिएबल आपको पता है कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर कोई वैल्यू होती है, और वो वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। इसको रीड मैं अगर कर दूं, चले मेन चीज़ बता देता हूँ। इंटीजर कांस्टेंट में न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, और ये तमाम वैल्यूज हो सकती हैं प्लस माइनस वट एवर तमाम। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट न्यूमेरिक विद अ फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन होती है, डेसिमल पॉइंट होता है, और ये नॉर्मली ये वाली वैल्यूज को आप मेजर कर रहे होते हैं। आपको पता है मेजर जब करते हैं तो ये पॉइंट्स में वैल्यूज आ सकती हैं, रियल नंबर्स पर, उसी की बात हो रही है। द माइनस इज यूज फॉर नेगेटिव, इसमें माइनस भी होती हैं, जाहिर है प्लस भी होती है। कैरेक्टर कांस्टेंट रिटर्न इज सिंगल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट। ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर डिजिट्स कैन बी यूज, तमाम कैरेक्टर यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसमें
ऑल अल्फ़ाबेटिक करेक्टर डिजिट सिंबल्स कैन बी यूज। आप करेक्टर के तौर पे तमाम सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। इवन देखें ये अल्फ़ाबेट है, ये आपका न्यूमेरिक है, मगर न्यूमेरिक को सिंगल कोड के साथ आपने यूज़ किया तो ये करेक्टर कांस्टेंट बन गया। डॉलर का साइन है, ये भी आपका करेक्टर कांस्टेंट के तौर पे यूज़ हो सकता है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट आपका इसी तरह से एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। क्या होता है जी? स्ट्रिंग कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ऊपर करेक्टर की। आपको पता है करेक्टर जो है एक ही करेक्टर को होल्ड कर सकता है, ए बी सी 1 2 3 व्हाटएवर, एक ही, ओनली वन। दो को नहीं कर सकता, तीन को नहीं कर। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़ायद करेक्टर्स को या वैल्यूज़ को होल्ड करे, जिस तरह ये 123 लिखा हुआ है, ये आपके 3 डिजिट्स हैं, इनको होल्ड करने के, पाकिस्तान में देखें आपके कितने सारे करेक्टर्स हैं, इनको होल्ड करने के लिए आपको स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें आपका ये वाला स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टोर हो सकता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। तो क्या है जी? स्ट्रिंग, अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग में ज़ाहिर है इसको होल्ड करने के लिए एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं ऐसे, कैरेक्टर CH उसी तरह बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। और कितने कैरेक्टर ये होल्ड करेगा वेरिएबल? 10 में कर देते हैं। तो अब ये वेरिएबल बन गया स्ट्रिंग टाइप का CH के नाम से, मगर ये 10, इसकी कैपेसिटी क्या है? 10, ये 10 लेटर्स को होल्ड कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जरा देखते हैं इंपॉर्टेंट, ये भी है इंपॉर्टेंट, डिफाइन यूजर डिफाइन डेटा टाइप। ऐसी डेटा टाइप जो यूजर डिफाइन करता है उसे कहते हैं यूजर डिफाइन डेटा टाइप। नेक्स्ट लिस्ट, ये लिस्ट वाले क्वेश्चन भी अक्सर आ जाते हैं, और लिस्ट वाला जो क्वेश्चन जब भी आए आपने सिर्फ उसके नाम लिखने। यहाँ वो कह रहे हैं 3 डेटा टाइप्स के नाम लिखें, आप लिख दें कैरेक्टर, इंट एंड फ्लोट। नेक्स्ट, हाउ मच मेमोरी डज डिफरेंट डेटा टाइप्स रिक्वायर। देखिए ये जो कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर डेटा है हमेशा 1 बाइट लेता है, इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, जबकि फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स लेता है। इसी तरह डबल जो है एक और होता है वो 8 लेता है, लॉन्ग डबल या लॉन्ग भी डेटा टाइप 4 लेती है, लॉन्ग डबल 10 लेता है। तो इस तरह डिफरेंट आपकी बुक में गिवन है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है व्हाई डज कैंसलेशन एरर अकर। देखिए कैंसलेशन एरर तब आता है जब आप बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज़ के साथ, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ डील कर रहे हो। कौन सी ऐसी हैं जो बहुत बड़ी वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला, बहुत बड़ी वैल्यू, या फिर बहुत छोटी वैल्यू, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का जो डायमीटर है बैक्टीरिया का वो क्या है, वो ज़ाहिर बहुत ही छोटा फिगर होगा फ्लोटिंग पॉइंट का। तो जब आप इस तरह के फिगर्स को मैनिपुलेट करते हैं, अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, तो वहाँ आपका जो है कंपाइलर वो समटाइम्स एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स उसके शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो एरर्स हैं उनको वो कैंसिल आउट कर देते हैं, उनके इफेक्ट को। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास एक नंबर है जी 10, मैं इस 10 में ऐड करना चाहता हूँ बैक्टीरिया का जो डायमीटर है ना, वो जनाब 0.000 पता नहीं कितने जीरो के बाद 5 लगा होगा। अब आप इसको ऐड करेंगे ना तो फिर वो आपका कंपाइलर इस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा क्योंकि है इतनी छोटी, वो राउंड वाली बात है, राउंड ऑफ करते हैं ना आप, तो उसने फिर इसका आंसर दे देना 10। तो इट मीन उसने इसका रिजल्ट्स को कैंसिल कर दिया बहुत छोटी वैल्यू को। इसी तरह बहुत बड़ी वैल्यू जो होती है या बहुत छोटी जो वैल्यूज हैं, इस तरह से वो कुछ रिजल्ट्स को कैंसिल आउट कर देता है और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो मिसलीडिंग आते हैं, अनएक्सपेक्टेड आते हैं। द लार्जर नंबर में कैंसिल आउट द स्मॉलर नंबर व्हेन बोथ नंबर्स आर एडेड, ठीक है जी। ये आपका लार्ज नंबर इसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा लार्ज है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है हाउ डज एन अरिथमेटिक अंडरफ्लो अकर। अरिथमेटिक अंडरफ्लो या अरिथमेटिक ओवरफ्लो क्या होता है? देखिए मैंने अभी आपको जिक्र किया डेटा टाइप्स का। आपको पता है डेटा टाइप्स होती हैं इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है, ये सब डेटा टाइप्स हैं। अब हर डेटा टाइप की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल इंटीजर की जो कैपेसिटी है आपको पता है वो क्या है, 2 बाइट्स। इंटीजर लेता है हमेशा 2 बाइट्स, और 2 बाइट्स की जो स्टोरेज है 2 बाइट की, अगर आप देखें 2 की पावर 16 करें, 2 बाइट्स में
16 टोटल होते हैं ना डिजिट्स, तो अगर आप इसकी 16 करें तो फिर आपके पास जो आएगा फिगर वो आएगा 65,000 समथिंग। अब सपोज आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट एक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे आप देखें, इस एक्स की कोई लिमिट है, कहाँ तक इसमें वैल्यू स्टोर हो सकती है, कितनी कैपेसिटी तक। आपको पता है इंटीजर प्लस माइनस में होते हैं, तो अब आप इस ये जो कैपेसिटी है ना आपकी 65,000, इसको 2 से डिवाइड करें, प्लस जो भी आएगी आपकी 32,000 सपोज, प्लस 32,000 और माइनस 32,000 जो भी है। अब इसमें रहते हुए इस एक्स में सारी वैल्यूज आ सकती हैं, इसको एक्सीड नहीं कर सकती, इससे एक्सीड करेंगी तो फिर कुछ एरर्स आएंगे, ठीक है। वो जो एरर्स होते हैं ना, सपोज अगर वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, अगर वैल्यू ज़्यादा ऊपर जाएगी तो उससे हम कहते हैं अरिथमेटिक अंडरफ्लो, और अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा बिलो उसकी जो थ्रेशोल्ड है बिलो, उससे अगर गिरती है वैल्यू तो फिर वो आ जाता है आपका अंडरफ्लो में। ज़ाहिर लिमिट है एक्स की, मैंने अभी बताया एक्स की, इसकी लिमिट क्या होगी, माइनस 37,000 समथिंग से लेकर सॉरी 37 है या 32 है, 32 है, सॉरी 32, माइनस 32,000 से प्लस 32,000 समथिंग। अब ये लिमिट है, अब अगर आप इस लिमिट से आगे जाएंगे तो भी ये प्रॉब्लम करेगा। इस लिमिट से अगर आप माइनस 32,000 से अगर आपने माइनस 33,000 को स्टोर करना है इस एक्स में, तो वो जाहिर है प्रॉब्लम करेगा, तो फिर वो माइनस 33,000 वाला जो फिगर है ना वो फिर अंडरफ्लो में चला जाएगा और ये एक एरर कहलाएगा। इसी तरह अगर आप 32,000 से ऊपर जाएंगे तो ये ओवरफ्लो में आ जाएगा और ये भी एक एरर कहलाएगा, ठीक है। आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर देखें, आप मैथ्स में साइन यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, ये वाले यहाँ पर भी वही साइंस हैं, मगर ये इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं प्रोग्रामिंग में। दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स, और ये कुछ ऑपरेशंस जो हैं डाटा पर परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है जी। अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किस लिए होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन। रिलेशनल ऑपरेटर्स ये कंपेयर करने के लिए, वैल्यूज को कंपेयर करना, एक्स को वाई से कंपेयर करना है या, ठीक है। तो डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी, ये आपकी कुछ टाइप्स हैं। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज इक्वल टू कहते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड, असाइनमेंट, सारे ऑपरेटर्स हैं, इनके नाम आपको आने चाहिए। नेक्स्ट डिफाइन अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखिए अभी मैंने बताया अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये वाले तो आप जानते ही हैं, प्लस माइनस, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, ठीक है। और ये भी एक इजाफी है, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये भी अरिथमेटिक में ही है और ये इससे अक्सर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो ये आपके हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। क्या होती है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन? देखिए ऐसे ऑपरेटर्स जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हों, तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय z, अब ये कहलाएगी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। वाई क्योंकि ये ऑपरेटर्स जो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। वही मैथ्स वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको याद है ना, x स्क्वायर प्लस 3x, वही वाली एक्सप्रेशन, तो ये उसको हम कहते हैं। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड इज कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसी तरह आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर भी मैंने बताया जो कंपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई से छोटा है या बड़ा है, या इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह जब आप चेक करते हैं बराबरी, एक्स वाई के बराबर है या नहीं, ये भी रिलेशनल। तो ये सारे आपके रिलेशनल की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं और इसके जरिए आप कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं। दे कंपेयर टू वैल्यूज एंड प्रोड्यूस रिजल्ट एज ट्रू एंड फॉल्स। आपको पता है कंडीशन जब चेक होती है ना, छोटा या बड़ा, तो जाहिर दो ही ऑप्शंस आती हैं, ट्रू होगी वैल्यू, ट्रू होगी कंडीशन, या फॉल्स होगी, ये उसी की बात होगी। राइट जी। नेक्स्ट आपका लिस्ट 6 रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे एग्जांपल उसने बता दी 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये मैंने अभी बताया आपको। ये सारे आपके, एक ये भी है, इसे हम कहते हैं नॉट इक्वल टू, ये भी एक रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी में। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, चले इसको भी कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखें ये वैल्यू साइन कर रहा है, 2 वैल्यू x को साइन हो रही है, जबकि यहाँ पर 2
जो है वो x के साथ कंपेयर हो रहा है, और इसके साथ ज़ाहिर है जब कंपेयर होता है तो इफ भी लगता है, इफ x बराबर है 2 के या नहीं। ठीक है, अब ज़ाहिर है जब बराबर x की वैल्यू अगर 5 है, x की वैल्यू क्या है अगर 5, तो ज़ाहिर है कैसे बराबर हो सकता है, तो फिर ज़ाहिर है इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स में, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है जनाब रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये सारे आपके रिलेशनल एक्सप्रेशन हैं, जहाँ जहाँ भी आपके ऑपरेटर यूज हो रहे हैं ना रिलेशनल के ऑपरेटर, तो ये सारे कहलाते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये जो मैंने अभी बताया ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ये भी रिलेशनल ओवरऑल, ये दिस इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट कंपाउंड कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज अ कंपाउंड कंडीशन। देखिए अभी आपको आइडिया हो गया कंडीशन का। ठीक है, अगर आपकी एक्सप्रेशन में एक से ज़ायद कंडीशन यूज हो रहे हैं, मैं अगर इस तरह से कहता हूँ ना, देखिए यही मैं बता देता हूँ, इफ ए बड़ा है 50 से एंड ए छोटा है 100 से, दो कंडीशन आ गई ना एक में, और आपने इन कंडीशन को लॉजिकल ऑपरेटर लगा के ज्वाइन भी कर दिया, तो ये कंडीशन कहलाएगी कंपाउंड कंडीशन, जिसमें दो रिलेशनल एक्सप्रेशन आ गए, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन ये और दूसरा रिलेशनल एक्सप्रेशन ये। तो अब ये क्या बन गई आपकी कंपाउंड कंडीशन, इसमें एक से ज़ायद कंडीशन जो है वो इवेल्युएट हो रही होती हैं, इसको हम कहते हैं कंपाउंड कंडीशन। यहाँ अब आपको पता लग गया लॉजिकल ऑपरेटर क्या होती है, ये जो मैंने यूज़ किया ना डबल एंड का साइन, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर, अभी हम यूज़ करते हैं, बल्कि अगला सवाल भी इसी पर है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवेल्युएट कंपाउंड कंडीशन। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ना दो रिलेशनल, एक ये वाला और एक ये वाला, दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर रहा होता है। आप चेक कर रहे हैं ये भी हो साथ साथ ये भी हो। ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है और उन्होंने 50 से ऊपर नंबर लिए, ठीक है, वो खड़े हो जाएं मेरी क्लास में, तो फिर मैं ऐसी कंडीशन लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा कि ए से स्टार्ट होने वाले तमाम बच्चे, ठीक है ना, पहली में, और दूसरी में मैं लिखूंगा जिनके नंबर ए मस्ट बी ग्रेटर देन 50। तो अब ये आपकी लॉजिकल या कंपाउंड कंडीशन कहलाएगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी लॉजिकल ऑपरेटर्स, तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। एंड को हम अब आपने देख लिया, दिस इज कॉल्ड एंड, ये और है, ठीक है, और नॉट के लिए हम ये लिखते हैं, दिस इज नॉट। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ एंड ऑपरेटर। अब आपको आइडिया हो गया एंड ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर को हम ऐसे ही लिखते हैं, बेसिकली इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट टू कंडीशन, और एंड जो है ना ये दो कंडीशंस को इवैल्यूएट करता है और हमारी कंपाउंड कंडीशन बनाने में हमारी हेल्प करता है। इट प्रोड्यूसेस ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ये कंपाउंड कंडीशन जो है तभी ट्रू होगी जब दोनों कंडीशन जो है ना इसकी लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली ट्रू होंगी। वैसे ही जो मैंने बात की ना लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली, ये गलत है, इस सेंस में इसे समझाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप कंपाउंड कंडीशन के अंदर मोर देन टू भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन ये, फिर एक ये, इसके बाद एक और भी लेना चाहते हैं आप, ठीक है ना, एंड की तो कोई वो लिमिट नहीं है, आप एक और भी ले सकते हैं, उसके साथ साथ एक और भी, ठीक है। क्राइटेरिया जितने भी आप कंपाउंड कर लें, तो ये भी हो साथ साथ ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो सारा आपका एंड के साथ कंपाउंड होता रहेगा। राइट, इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ एनी कंडीशन इज फॉल्स। अब इनमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई इत्तेफाक से, तो सारे के सारे रिजल्ट जो है आपकी कंपाउंड कंडीशन का वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स को हम जीरो भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। व्हाट इज द यूज ऑफ और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का क्या यूज है। देखिए और ऑपरेटर जो है ना वो यही, अगर मैं इसकी जगह पर, इस एंड की जगह पर मैं अगर और ऑपरेटर यूज कर दूं कंडीशंस के दरमियान, तो फिर ये बन जाता है या, ठीक है, या कहते हैं या तो ये हो जाए चीज, या फिर ये हो जाए, ठीक है, या फिर ये हो जाए, या ये हो जाए, उनमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो गई तो आपकी ओवरऑल इस लॉजिकल कंडीशन का जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एंड के केस में सबको ट्रू होना जरूरी है, जबकि फॉल्स, जबकि और के केस में कोई एक भी अगर ट्रू हो गई तो कि बिल्कुल ऐसे ही है, सिनोनिमस है। देखें आप जब मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई जब करते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब एक भी अगर फॉल्स होगी ना जीरो, तो वो सारे का सारा जीरो हो जाएगा। तो एंड को हम जीरो भी लिखते हैं, जो एंड है ना आपका दिस वन, इसको हम जीरो से भी करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। इसी तरह जो और है ये प्लस के साइन से मुशाबे है, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ 1 + 2 + 0,
तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, ठीक है, तो फिर वो सारे का सारा आपका हाई हो जाएगा, उससे जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर कोई एक फॉल्स भी हो जाए आपकी, दूसरी भी फॉल्स हो जाए, कोई एक भी अगर ट्रू हो गई आपकी, तो उसी ने आपका रिजल्ट जो है वो हाई कर देना है। नेक्स्ट आपका जो व्हाट इज द यूज ऑफ नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर याद रखें, इससे इसको हम डिपिक्ट करते हैं और ये रिवर्स कर देता है आपके रिजल्ट को, क्या करता है, रिवर्स कर देता है। रिवर्स से मुराद देखिए मैं करता हूँ, यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ, इफ x इज ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इधर मेरे पास जगह नहीं, चले यहाँ ले लेते, x की वैल्यू मेरे पास है जनाब 5, ठीक हो गया। तो जाहिर है अब ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। इस केस में जाहिर है 5 बड़ा है 0 से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बाहर इफ के साथ ही इधर यहाँ मैं नॉट लिख दूँ, नॉट का साइन लगा दूँ, तो अब इसने उलट कर देना है, ठीक है, ये तो इसने अब बेसिकली 5 से बड़ा तो है x, लेकिन चूंकि बाहर नॉट लग गया, इसकी वजह से इसने इसके रिजल्ट को क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। तो इस कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा, नॉट की वजह से फॉल्स, यानी अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको उलट, बिल्कुल उलट ऐनक लगा के देखेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है नॉट वर्क करता है, आपके रिजल्ट्स को रिवर्स कर देता है। यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है उसने, इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इज इक्वल टू को, और ये क्यों यूज होता है, ये वैल्यू साइन करने के लिए, x इज इक्वल टू 5, तो ये 5 साइन हो रहा है आपके x को, राइट। ये इसको आप देख सकते हैं, व्हाट डज द सिंबल डू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये एक ही चीज़ है, इसे हम असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं और इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बड़ा कंसेप्चुअल है। यहाँ ये कह रहा है इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखें ये जो z इक्वल टू a है, z इक्वल टू a आपको पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये a कोई वैल्यू नहीं है, याद रखें ये a क्या है, एक वेरिएबल है। आप इस वेरिएबल की वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल में, ठीक है। जिस तरह होता है ना इंट x, दो वेरिएबल है इंट x और एक इंट y है। अब y के अंदर भी कोई वैल्यू है और x में भी, तो y की वैल्यू अगर आप x में कॉपी करनी है तो ये वही वाला सिनेरियो है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, ये जो a है ये कांस्टेंट के तौर पर है, जबकि z जो है ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो बेसिकली ये दो एक्सप्रेशंस हैं, बट आपको एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये डिफरेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जो है आप इन सबको कर लेना है, सारे कंसेप्चुअल हैं। नेक्स्ट आपका है जनाब व्हाट इज द यूज ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। A statement that assigns a value to a variable is known as assignment statement। वही बात जो अभी हमने देखी असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड, सेम कॉन्सेप्ट है ये। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसी ये यूज होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट में। डिफाइन कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट क्या होती है, देखिए कंपाउंड असाइनमेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाउंड असाइनमेंट कहते हैं जब आप एक ही दफा में बहुत सारी आप जो है वेरिएबल्स को वैल्यू साइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, अभी आपने देखा इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इंट x इज इक्वल टू 5। अब आपने x में 5 साइन कर, मैं यहाँ एक और असाइनमेंट करता हूँ, इंट y इज इक्वल टू 5। अब मैंने क्या काम किया, यहाँ दोनों वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू साइन की, ठीक है, मगर अलग अलग की। मैं z को भी ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें एक ही दफा में ये काम कर लें, ठीक है, एक ही दफा में, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। x इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 5। अब देखें, आप इसे कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, कि आपने एक ही दफा में जब आप बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू जब असाइन कर रहे होते हैं तो इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, और ये इज इक्वल टू ऑपरेटर के जरिए। मगर जाहिर है ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आप पहले इन तीनों को डिक्लेयर करना जरूरी है। इससे पहले आप क्या करेंगे, अलग से एक ही लाइन में डिक्लेयर कर लेंगे। मैं ये भी बता देता हूँ, एंड यहाँ जगह नहीं है, एंड x कॉमा y कॉमा z। अभी एक ही लाइन में तीनों वेरिएबल डिक्लेयर हो गए।
अब अगली लाइन में मैंने इनको कंपाउंड यूज करके सबको एक ही वैल्यू साइन कर दी। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट कहते हैं इजाफा करने को। ये जो वेरिएबल है ये आपका ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर मैंने x के साथ इसको लगाया तो अब x की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरे पास सपोज x में क्या है 5 है, इसमें क्या है मेरे पास यहाँ 5। अब जैसी ये लाइन आपकी ये वाली जैसी एग्जीक्यूट होगी तो अब x क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये दिस इज नो मोर 5, दिस इज नो मोर 5, दिस इज नाउ हियर, दिस इज नाउ 6। नेक्स्ट व्हाट इज द यूज ऑफ प्रीफिक्स। अच्छा ये याद रखना एक ही वेरिएबल एक ही इजाफा करेगा, 2 का या 3 का नहीं करेगा। अगर 2 या 3 का करना है तो आपको नीचे दोबारा लिखना पड़ेगा x प्लस प्लस, ठीक है। दोबारा 3 दफा लिखेंगे, 3 दफा करेंगे। अच्छा जी नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। देखिए अभी मैंने प्लस प्लस किया, ठीक है, x प्लस प्लस, लेकिन प्रीफिक्स हम कहते हैं कि अगर x से पहले आ रहा हो, ये वाला जो है ना आपका इंक्रीमेंट अगर x से पहले आ रहा हो तो फिर ये कहलाएगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। लेकिन अगर x के बाद आ रहा हो इस तरह से तो फिर इसको कहेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है। हालांकि इसने भी ओनली 1 इजाफा करना है, इसने भी ओनली 1 इजाफा करना है, एक का इंक्रीमेंट का। मगर अच्छा मैं अक्सर समझाता होता हूँ कि जब भी आप इनका इंडिपेंडेंट यूज करेंगे ना अपने एक्सप्रेशन में आज़ाद इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों का सेम है, रिजल्ट इन दोनों का सेम है। लेकिन जब इन दोनों को आप किसी एक्सप्रेशन में रिजल्ट यूज करेंगे ना, फॉर एग्जांपल ऐसे y इज इक्वल टू प्लस प्लस x, और या फिर इस तरह से y इज इक्वल टू x प्लस प्लस, तो अब इसका इस्तेमाल ये आज़ाद नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ इन दोनों का रिजल्ट जो है डिफरेंट होगा। तो जब आप इसको एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन जब आप इनको आज़ाद यूज करेंगे, इंडिपेंडेंट यूज करेंगे तो ये दोनों का बिहेवियर सेम है। ये डिक्रीमेंट, इसकी जगह आप डिक्रीमेंट कर लें तो वो कहलाएगा पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, और ये कहलाएगा प्री फिक्स डिक्रीमेंट। इसको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन। अच्छा यहाँ एक और बात इसने की है, ये इधर मैं बताता चलूँ कि ये कह रहा है यूनिरी ऑपरेटर। ये जो है इट इज कॉल्ड यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं ऐसा ऑपरेटर जो एक ही एक्सप्रेशन के साथ चले, वर्क करे। देखें ये x प्लस प्लस है ना, यहाँ आपको y तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये क्या है यूनिरी। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनमें आपको 2 चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लस का साइन है ना, अब x प्लस y है, ये x जो है ना ये आपका बाइनरी ऑपरेटर है, ये यूनिरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको x भी चाहिए वर्क करने के लिए और y भी चाहिए। लेकिन कुछ ऑपरेटर होते हैं प्लस प्लस जिस तरह, ये सिर्फ एक के साथ भी वर्क करता है, इसको जरूरी नहीं है कि y भी चाहिए। यहाँ तो हमने इसको एक्सप्रेशन में यूज किया, लेकिन इसका इंडिपेंडेंट यूज भी हो सकता है, तो ये इसलिए इसको कहते हैं यूनिरी ऑपरेटर। राइट, यहाँ पर अब जरा देख लें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। मैंने अभी आपको बता दिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया। यूनिरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो एक ऑपरेंड के साथ वर्क करता है, दिस इज कॉल्ड यूनिरी। लेकिन जो प्लस ये वाला है ये आपका बाइनरी ऑपरेटर है, और जो कि लाजमी इसको x भी चाहिए और y भी चाहिए। अब मेरा आपसे सवाल है कि जो माइनस है ये बाइनरी है या यूनिरी? ये जनाब बाइनरी में भी है और यूनिरी में भी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस y, ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस y। क्यों? क्योंकि आपने y का अगर साइन चेंज करना है तो आप इसको माइनस के साथ यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर x की जरूरत तो नहीं है ना, इसलिए ये माइनस जो है ना ये आपका बाइनरी में भी है और यूनिरी में भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और आपको पता है आपने बोर्ड मैथ्स का मैथमेटिक्स में रूल पढ़ा, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, पैरेंथेसिस सबसे पहले होती है। तो ये क्या है प्रेसिडेंस, यहाँ भी ऑपरेटर की उसी तरह प्रेसिडेंस है, बर्तरी है। और इसकी डेफिनेशन देख लें, द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर इन एन एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड। एक ऑर्डर स्पेसिफिक जिसके तहत तमाम ऑपरेटर्स इवैल्यूएट होते हैं उसे कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और इसी को हम हिरार्की ऑपरेटर भी कहते हैं। हर ऑपरेटर की अपनी एक प्रेसिडेंस है, किसी की हाई प्रेसिडेंस होती है, किसी की लो प्रेसिडेंस होती है। अच्छा जी नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। देखिए ये भी आपका प्रेसिडेंस से ही रिलेटेड है कॉन्सेप्ट। अगर आपको प्रेसिडेंस समझ आ गया तो ये भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। देखिए प्रेसिडेंस में क्या होता है कि आपके ये वाले जो ऑपरेटर्स है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, ये आपके इन वाले ऑपरेटर्स से पहले
एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है, इनकी प्रेसिडेंस जो है वो हाई है इनकी निस्बत। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि आपके एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही कैटेगरी के ऑपरेटर्स यूज हो रहे होते हैं, दूसरी कैटेगरी का कोई है ही नहीं। अब अगर ये वाले इस तरह का कुछ सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ x प्लस वाई माइनस जेड, अब इस एक्सप्रेशन में कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई डिवाइड नहीं, सिर्फ एक ही ग्रुप के ऑपरेटर्स हैं सारे, ठीक है। अब ऐसी सूरत में फैसला तो करना है कि भाई किसको पहले करना है, तो फिर यहाँ पे एसोसिएटिविटी जो है ना का रोल आ जाता है। एसोसिएटिविटी कहती है कि भाई लेफ्ट टू राइट चला जाए। अब लेफ्ट पे प्लस आ जाएगा पहले तो प्लस चलेगा, माइनस आ जाएगा पहले तो माइनस चलेगा, तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी के लेफ्ट टू राइट चलना है या राइट टू लेफ्ट चलना है। नेक्स्ट है जनाब व्हाट इज, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी व्हाट इज एक्सप्रेशन, अ स्टेटमेंट दैट इवैल्यूएट्स टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। देखिए अभी हर एक्सप्रेशन जो है ना वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने जो पढ़ी उसका जो आंसर है वो हमेशा एक ही आता है, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन ले लें आप, x प्लस वाई माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है। अब इसका इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो हमेशा एक ही आएगा। मैंने यहाँ पर कैपिटल x रख दिया, इसका रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा जिस कैपिटल x को असाइन होगा, ठीक है। स्टेटमेंट दैट इवैल्यूएट्स टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की भी अपनी एक डेटा टाइप होती है, चलें उस पर बात करते हैं। एन एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू, हमेशा इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है हमेशा रिजल्ट को सिंगल वैल्यू आएगी। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ, इसमें अब आपको क्या क्या नजर आ रहा है इस एक्सप्रेशन में, इसमें आपको ऑपरेटर नजर आ रहे हैं, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर, या फिर ऑपरेंड्स नजर आ रही है जो है ना ABCD मैंने लिखी हुई है, ये सारे वेरिएबल्स इन्हें हम कहते हैं ऑपरेंड्स। ये सारे दीज आर ऑपरेंड्स जिनमें कोई ना कोई वैल्यू होती है, दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। कहाँ लिखा है, ये लिखा है ऑपरेटर। और तो एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज होती है, आपको ऑपरेटर्स मिलेंगे या फिर ऑपरेंड्स मिलेंगे। एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर, अब इस एक्सप्रेशन में जितने मर्जी ऑपरेटर्स हों, जितने मर्जी ऑपरेंड्स हों, ये आपकी बड़ी भी हो सकती है, छोटी सी भी हो सकती है, x प्लस वाई, ठीक है, मगर इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा एक आएगा, सिंगल आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द डेटा टाइप, डेटा टाइप देखें आपके पास जो रिजल्ट आता है ना वो भी ज़ाहिर है किसी कोई ना कोई उसकी डेटा टाइप होती है। जो x है ना आपका ये वाला, इसकी भी कोई ना कोई डेटा टाइप है, तो हर एक्सप्रेशन के रिजल्ट की भी कोई ना कोई डेटा टाइप होती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी डिफाइन मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। देखिए आपके एक्सप्रेशन में मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें मैं कह दूँ ये x है ना ये इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का ही, और ये जो y है ये जनाब वाली फ्लोट टाइप का है, फ्लोट टाइप, और ये z है ये डबल टाइप का है, ठीक है। अब इन सब तीनों की डेटा टाइप डिफरेंट है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये जो आपके तीन ऑपरेंड्स है ना, दीज आर थ्री ऑपरेंड्स, इन तीनों की डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसको कहेंगे मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। Why are comments used in C program? देखिए comments जो होते हैं ना, comments are lines of program that are not executed। आपने प्रोग्राम अगर लिखा, ठीक है, उसमें अगर आपके पास कुछ लाइंस हैं, ठीक है ना, कुछ लाइंस हैं तो कोड की लाइंस है, लेकिन बीच में आपको समटाइम्स कुछ कमेंट्स अपने ऐड करने पड़ते हैं, आप चाहते हैं वो सिर्फ आप उनको रीड कर सकें, आपका कंपाइलर या कंप्यूटर उसको रीड ना करे, ठीक है, उसको इग्नोर करे, तो वो जो है ना वो फिर होंगे आपके कमेंट्स होते हैं, उनको डबल स्लैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी लाइन में। कमेंट्स ऐड करने के लिए आप डबल स्लैश यूज करते हैं, तो उन ऐसे कमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, वो जस्ट आपकी सहूलत के लिए, अपनी एड के लिए, अपनी मेमोरी को ऐड करने के लिए आप उनको यूज कर रहे होते हैं। अब जरा इसको देख लें, कमेंट्स आर द लाइंस ऑफ प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड, द कंपाइलर इग्नोर्स, कंपाइलर उनको इग्नोर कर देता है, और ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल का हिस्सा नहीं होते, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूट ही नहीं होना। दैट इज व्हाई द कमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द साइज। तो कमेंट्स आप जितने मर्जी ऐड कर ले, इससे एग्जीक्यूटेबल फाइल या प्रोग्राम का साइज जो है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाई आर कमेंट्स यूज्ड। कमेंट्स क्या काम कर रहे होते हैं, सिंपल, अब आपको समझ तो आ गया। सिंपल सी बात यह है कि ये आपकी रीडेबिलिटी को इन्हेंस कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। आपका प्रोग्राम कोई भी बंदा रीड कर सकता है, उसको आसानी से समझ आ जाएगी, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। Comments are notes about different lines of code that explain the purpose। क्या पर्पस है कोड का, क्यों लिखा जा रहा है।
ज़ाहिर है ये कमेंट्स हमारे लिए नहीं होते, नॉर्मली दूसरे लोगों के लिए, हमारा लिखा हुआ कोड कोई और बंदा भी समझ सके, पढ़ सके, और ये डिबगिंग में भी आपको हेल्प कर रहे होते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, मल्टी लाइन। देखिए सिंगल लाइन कमेंट के लिए मैंने भी बताया आपको डबल स्लैश यूज करते हैं। अगर आपने कमेंट्स को मल्टीपल लाइंस पर एक्सपेंड करना है तो आपने इससे स्टार्ट करना है, ठीक है, और इस पर एंड करना है और इसके दरमियान सारा टेक्स्ट लिखना है। तो इस तरह से आप मल्टीपल लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन टाइप कास्टिंग एंड इट्स टाइप्स। The process of converting the data type of a value during execution is called typecasting। देखिए टाइपकास्टिंग में ऐसा होता है, इसकी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास वही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, x मिक्स टाइप एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, x प्लस वाई। इस x की डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है, इंट, और इस y की डेटा टाइप मैं कहता हूँ जनाब क्या है, फ्लोट है। अब आपकी ये मिक्स टाइप एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें दो डिफरेंट डेटा टाइप्स आ रही हैं। अब अगर आपका कंपाइलर इनको ऐड कैसे करेगा, जाहिर है अगर दोनों इंटीजर की हो तो इजीली कर लेगा। अब देखिए अब आपके कंपाइलर ने दोनों को ऐड तो करना है, ऑब्वियसली दोनों की डेटा टाइप बेशक डिफरेंट है, तो वो कैसे करेगा, उसने जो छोटी डेटा टाइप है ना, छोटी से मुराद ये 2 बाइट लेती है, ये 4 बाइट्स लेता है, तो छोटी डेटा टाइप को भी आर्जी तौर पर फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। इस छोटी डेटा टाइप को इंटीजर से वो किस में ले जाएगा, फ्लोट में ले जाएगा। अब दोनों जब फ्लोट हो जाएंगे तो फिर इसको क्या करेगा, वो ऐड करेगा और फिर रिजल्ट आपका आ जाएगा एक और जगह पे, वो भी आपका रिजल्ट अब आपका फ्लोट में आएगा, ठीक है, याद रखें रिजल्ट अब इंटीजर में नहीं आएगा, इंटीजर खत्म हो गया थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर पे उसने, ये नहीं कि एक्स की डेटा टाइप परमानेंट उसने इंटीजर कर दी, नो, फ्लोट कर दी, नो, एक्स को आर्जी तौर पे उसने फ्लोट में कन्वर्ट किया सिर्फ इस रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए, और इसे हम कहते हैं टाइप कास्ट के। उसने सिर्फ रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए डेटा टाइप को चेंज जो किया ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब इसको आप रीड कर लेंगे आपको समझ आ जाएगी। दो तरह की होती है टाइप कास्टिंग, एक इम्प्लिसिट होती है और एक एक्सप्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट में जो है ना खुद से कर रहा होता है कंपाइलर, जो है ना वो खुद से कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ये जो है ना, ये कंपाइलर खुद से करेगा, एक्स की डेटा टाइप को इंटीजर खुद से बनाएगा, सिर्फ रिजल्ट कैलकुलेट। लेकिन एक होती है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप। एक्सप्लिसिट डेटा टाइप में ये आपने रीड कर लेना, अब आपको समझ आ जाएगी। इम्प्लिसिट जो है वो ऑटोमेटिकली सी कंपाइलर कर रहा होता है और इसमें ऑपरेंड्स की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। ऑपरेंड्स इन मस्ट बी ऑफ सिमिलर टाइप, ठीक है, यानी अगर आपने कंपाइलर कहता है कि भाई वो तभी ऐड करेगा जब इन दोनों की डेटा टाइप्स जो है वो सेम होगी, लेफ्ट और राइट की डेटा टाइप क्या होगी, सेम होगी, डिफरेंट पर वो काम नहीं करता, तो उसको कन्वर्जन करनी पड़ती है, खुद से कन्वर्जन करनी पड़ती है। इस कन्वर्जन को कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो इम्प्लिसिट में खुद करेगा, एक्सप्लिसिट में आप लोग करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लिसिट में किस तरह से होता है। एक्सप्लिसिट में अच्छा जी, नेक्स्ट है हाउ इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म। देखिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है ना, ये प्रोग्रामर खुद कर रहा होता है, कंपाइलर नहीं करता, ठीक है, और इस चीज परफॉर्म बाय कास्ट ऑपरेटर। कास्ट ऑपरेटर हम इसमें ना जरा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बस हम इसमें ब्रैकेट लगाकर ब्रैकेट में लिख देते हैं कि भाई जो एक्स है इसको किस टाइप में कन्वर्ट किया जाए, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जाए या इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया जाए, और फिर हम एक्स को ऐड करते हैं वाई में, और इसी तरह, ठीक है। तो आपने जहाँ जहाँ आपने कन्वर्जन करनी है सिर्फ आपने ब्रैकेट लगाई और इस एक्स को इंटीजर से वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्लोट में। तो ये कहलाती है आपकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। आप इसको यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर 9 का जो नेम था एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, इसके शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।